वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने कल जो यूनिट फर्स्ट मतलब जो नेक्स्ट वीडियो थी इसमें यूनिट फर्स्ट भी कर ली है और यूनिट थर्ड भी हमारी हो गई है। बीच में यूनिट सेकंड रहती है। यूनिट सेकंड के भी मैंने कुछ टॉपिक करवा दिए हैं। अपनी ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक चल रही थी जो कि बुक नंबर 3 है। रियल फंक्शंस हो गया है अपने पास। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक चल रही थी अपनी। तो चल करें भी स्टार्ट। फिर सेकंड यूनिट है एलिमेंट्री फंक्शन एंड इंटीग्रल्स। एलिमेंट्री फंक्शन एंड इंटीग्रल अपनी दो बुक पहले हो चुकी है रियल की। अब ये कॉम्प्लेक्स चला हुआ है और कॉम्प्लेक्स की थर्ड यूनिट चल रही है। थर्ड यूनिट कॉम्प्लेक्स की थर्ड बुक में यूनिट नंबर सेकंड चल रही है जो कि बुक यूनिट कौन सी है? एलिमेंट्री फंक्शन एंड इंटीग्रल। एलिमेंट्री फंक्शन एंड इंटीग्रल, ठीक है भाई। उसमें सबसे पहले मुझे छोटे छोटे दो टॉपिक बताने हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि ब्रांच पॉइंट क्या होते हैं, ब्रांच कट क्या होते हैं और ब्रांचेज क्या होती है। मेन हमारे ये तीन ही टॉपिक रहेंगे। ब्रांच, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे एक तो अपने पास ब्रांच पढ़ेंगे, एक अपने पास पढ़ेंगे ब्रांच पॉइंट और एक हम पढ़ेंगे ब्रांच कट, ठीक है। ये तीन मेन टॉपिक रहेंगे इस लेक्चर के। वैसे मुझे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन बताना है क्या होता है, लिखो। ठीक है भाई पहले हमें बताना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई ऑफ जेड अपने पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है भाई। इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई ऑफ जेड, ई ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। इसको लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स दैट इज द रियल पार्ट और दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है भाई। ये अपने पास रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। और इसको खोल के लिखोगे तो क्या होता है, ई की एक्स एज इट इज, ये होता है कोस ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई। अब अपने पास अगर ई की जेड का रियल पार्ट कर ले तो अपने पास रियल पार्ट ऑफ ई की जेड, रियल पार्ट क्या होगा भाई ई की जेड का, ई की एक्स कॉस ऑफ वाई। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा भाई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की जेड क्या होगा, ई की पावर एक्स साइन ऑफ, दैट इज द रियल पार्ट दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है भाई, ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट नोट बना के लिखो। नेक्स्ट नोट बनाओ भाई। फर्स्ट, ई की जेड नेवर बी जीरो। ई की जेड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ई की जेड नेवर बी जीरो, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट लिखना है ई की जेड इज कॉन्टिन्यूअस, ई की जेड इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ई की जेड एंटायर होता है अगर पूरे के पूरे सी पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है। और ई की जेड थर्ड में लिखो, ई की जेड इज differentiable on C as well as analytic on C। तो इसको हम ई की जेड को क्या बोलेंगे, एंटायर फंक्शन बोलेंगे। फोर्थ लिखो पॉइंट, ई की जेड इज पीरियोडिक। कैसा होता है, पीरियोडिक विद पीरियड कितना होता है, आयोटा 2 पाई आयोटा। यानी कि ये जो होता है ई की जेड ये पीरियोडिक होता है और इमेजिनरी पीरियड होता है, ठीक है भाई। ई की जेड का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पीरियड होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट एक तो अपने पास क्या होता है, इसको बोलते हैं जेड प्लेन। ये क्या होगा, जेड प्लेन। और ये होता है एफ ऑफ जेड जिसको हम डब्लू प्लेन बोलते हैं, ठीक है भाई। ये अपने पास डब्लू प्लेन होता है और ये अपने पास जेड प्लेन, यानी कि ये डोमेन होगी और ये कोडोमेन होगी किसकी, ई की जेड की। किसकी, ई की जेड की। अब ई की जेड क्या करेगा, ई की जेड वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल लाइन सेगमेंट को और हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट को, वर्टिकल लाइन सेगमेंट और हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। ये आया इतनी बात समझ में। अब हम इसी की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, 4 हो गए थे ना शायद, 5वां पॉइंट लिखो, ई की जेड मैप करेगा वर्टिकल लाइन सेगमेंट को,
वर्टिकल लाइन सेगमेंट को वर्टिकल लाइन सेगमेंट को वर्टिकल लाइन सेगमेंट क्या होगी अपने पास जेड ऑफ टी। वर्टिकल लाइन सेगमेंट में होगा ए प्लस आयोटा टी लिख लो। ए की वैल्यू तो क्या रहेगी, यानी कि रियल एक्सिस तो क्या रहती है उसमें फिक्स, कौन सिर्फ वाई अपने पास क्या करता है इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, ठीक है भाई। और टी की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, टी की वैल्यू माइनस पाई टू पाई ले लिया, माइनस पाई टू पाई। एक साइड से किसी साइड से ओपन कर दो, या तो माइनस के टाइम से या फिर इसके टाइम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अदरवाइज वो मल्टी वैल्यूड बन जाएगा फंक्शन, ठीक है भाई। टी बिलोंग्स टू माइनस पाई ओपन इंटरवल क्लोज्ड, हमने पाई ले लिया, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन सेगमेंट है टू द सर्कल, किस पे, टू द सर्कल, ई की जेड मैप करेगा वर्टिकल लाइन सेगमेंट को, किस पे करेगा, सर्कल पे मैप करेगा, किस पे, सर्कल पे। और सर्कल भी क्या होगा अपने पास, सर्कल आएगा ई की पावर ए, इस सर्कल पे मैप करेगा, ठीक है। ई की जेड वर्टिकल लाइन सेगमेंट को सर्कल पे मैप करेगा, और सर्कल क्या होगा, ए की वैल्यू जो भी रखोगे ई की पावर ए मोड ऑफ दिस, यानी कि उसकी जो रेडियस लेके आएंगे वो ये आ जाएगी, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, ई की जेड मैप्स हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट को ई की जेड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट को मैप करेगा रे पे, ठीक है। वो किस पे मैप करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट जेड ऑफ टी, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा अपने पास टी प्लस आयोटा ऑफ डी, मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, और टी इसमें क्या होगा, वो होगा इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, दैट इज द हॉरिजॉन्टल। ये क्या लाइनें होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन सेगमेंट होती है, इतना तो क्लियर है ना, ठीक है। ई की जेड जो हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है उनको मैप करेगा, किसके ऊपर मैप करेगा भाई, वो मैप करेगा रे पे, इंटू हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट इंटू रे, और रे क्या बनेगी अपने पास, मोड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू मोड ऑफ डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू बी हो जाएगी। इसमें क्या था, मोड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ई की पावर ए, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा अपने पास इज इक्वल टू में बी, इससे क्या बनेगी, रे बनेगी। वर्टिकल लाइन सेगमेंट को तो क्या करेगा, सर्कल पे मैप करेगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट को किस पे मैप करेगा, रे पे मैप करेगा, और वो क्या होगी अपने पास, जो भी यहाँ पे बी तुम फिक्स करोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू में बी हो जाएगा, क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यही था इसमें मेन, वैसे दो तीन और पॉइंट है वो और लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट भाई, ई की जेड जो होता है, ई की जेड रेंज अगर आ जाए, रेंज ऑफ ई की जेड, मैंने कहा था ई की जेड नेवर बी जीरो, ई की जेड कभी जीरो नहीं होता, तो रेंज ऑफ ई की जेड क्या बनेगी, सी स्टार। सी स्टार को क्या लिख सकते हैं भाई, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर अदर देन जीरो, ई की जेड कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता। 8th पॉइंट, ई की जेड इज मैनी वन फंक्शन, क्या होता है, मैनी वन फंक्शन, ई की जेड मैनी वन फंक्शन होता है, क्लियर हो गया, ई की जेड क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। नेक्स्ट भाई, जैसे एक मैं मैपिंग करके दिखा देती हूँ, जैसे ये है अपने पास, ठीक है, ये मैंने ये वाली ले ली, लेकिन हमने कहा था कि वर्टिकल लाइन सेगमेंट को कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे भेजता है, सर्कल पे भेजेगा, किस पे भेजेगा, सर्कल पे भेजेगा। कौन सा सर्कल होगा अपने पास, ये मैंने रेडियस 1 ले ली, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट -1 होगा, ठीक है, ये आयोटा और माइनस आयोटा, तो यहाँ पे अपने पास ये हमने कहाँ से कहाँ तक का लिया है, ये तो अपने पास 0 से π/2 का, एक ही क्वाड्रेंट की बात हुई है, तो 0 से π/2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, e की पावर 0 1 आएगी, यानी कि ये वाला होगा, ये सर्कल पे यूनिट रेडियस को छोड़ के सारा का सारा बाहर का एंटायर ले लेगा, ठीक है। मोड जेड ये छोड़ देगा, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्या छोड़ देगा अपने पास, मोड जेड लेस देन
1, ये अपने पास छोड़ देगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है, ऐसे मैप होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट भाई लॉगरिथम फंक्शन। नेक्स्ट है लॉगरिथम फंक्शन। कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम फंक्शन, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है भाई, इसमें क्या करना है, आपको पता है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में लॉग ऑफ जेड होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ जेड को इसको लिख सकते हैं अभी लॉग ऑफ मोड जेड प्लस में आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है भाई, इसका मोड करोगे तो क्या होता है, log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 1/2 प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसको लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र और प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है भाई, दैट इज कॉल्ड द रियल पार्ट, दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ log फंक्शन। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। और ये भी लिख सकते हैं, ये भी और ये भी, क्लियर है इतना। ठीक, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स ही तो होता है एक तरह से। ठीक है ना, तो अपने पास इसके नोट लिखोगे, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में है एफ ऑफ जेड log z इज कॉन्टिन्यूस। क्या होता है, कॉन्टिन्यूस किस पे होता है, ऑन रियल एक्सिस, माइनस इन्फिनिटी टू नेगेटिव रियल एक्सिस को क्या कर देता है, छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया भाई, जीरो पे भी ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, log z डिफाइंड ही नहीं होता तो कॉन्टिन्यूस कहाँ से होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट log ऑफ z1 z2 इक्वल होता है log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z2। थर्ड पॉइंट, ये तो पता ही है, z1 बाई में z2 इक्वल होता है log ऑफ z1 माइनस log ऑफ z2। क्लियर है, ये इस तरह से तो आप कर ही लोगे। ठीक है, ये तो उसकी प्रॉपर्टीज है। जो मेन प्रॉपर्टी है वो लिखवा देती हूँ। मेन ये है कि जो log z होता है, log z क्या करता है, अगर देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या कहा था कि जो वर्टिकल लाइन है e की z क्या करता था, वर्टिकल लाइन को सर्कल पे मैप करता था, यही कहा था। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उनसे क्या बनाता था, उनसे रे बनाता था, यही कहा था e की z ने। तो ये बिल्कुल उल्टा होगा, log z क्या करेगा, सर्कल को मैप करेगा, log z मैप्स, ये उल्टा होता है ना इसका, log z मैप्स सर्कल टू वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पहला, और दूसरा है कि log z मैप्स रे टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, log z क्या करता है, सर्कल को मैप करेगा वर्टिकल लाइन पे, और जो रे बनेगी उनको किस पे मैप कर जाएगा, रे को अपने पास जैसे यहाँ पे बना था ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू बी, तो ये क्या करेगा, इसको ना जो रे बनेगी उनको किस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। log फंक्शन सिर्फ एक्सपोनेंशियल का उल्टा होता है, सर्कल को किस पे मैप करेगा, वर्टिकल लाइन पे, और जो रे बनेगी रे को किस पे मैप करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। क्लियर है भाई। ये बस है ना, बस आपके थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि इसमें दे रखा है तो log z क्या होता है आर्ग्यूमेंट, वैसे ये पूछेगा भी नहीं, बस पूछ सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन को किस पे करेगा, वर्टिकल लाइन को। मैं एग्जांपल देके इसीलिए नहीं समझा रही क्योंकि ये इतना डेप्थ में जाने का टॉपिक नहीं है। तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्रांच पॉइंट, ब्रांच कट, वो वाला मुझे करवाना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से भी अगर करना चाहो तो देखो, जैसे ये वाली लाइनें हैं अपने पास, मैंने ये क्या कर लिया, सर्कल का सिर्फ इतना हिस्सा, यानी कि 0 से π/2 अपने पास सर्कल है, तो सर्कल क्या करेगा, किस पे बताया मैंने अभी, सर्कल को किस पे वो करेंगे हम, सर्कल होगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, लेकिन क्या ये सर्कल है, ये तो अपने पास क्या बनेगी, रे बनेगी ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाली। ठीक है, इसको किस पे, 0 से π/2 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन में, रे को किस में करता है, हॉरिजॉन्टल, जैसे पाई आइटा आ जाएगी अपने पास, ये 0 हो जाएगी, तो ये वाला होगा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल आपके काम के है नहीं, ये बहुत डेप्थ में हो जाता है फिर।
नेक्स्ट अपने पास आता है, हमें जो मेन करना है, एक मिनट भाई, मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है नेक्स्ट, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब ध्यान से कर लेना भाई, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, पहले तो हमें बताना है कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, पहले तो हमें करना है मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। बेसिकली मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, आपने क्या किया, ये अपने पास क्या है, जेड प्लेन है, और ये अपने पास क्या है, डब्ल्यू प्लेन है। ठीक है, ये अपने पास जेड प्लेन है और ये अपने पास डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन के अंदर कोई एक जेड नोट ले लिया, कोई एक जेड नोट ले लिया, इस जेड नोट के कोरस्पोंडिंग यहाँ पे डब्ल्यू प्लेन में दो या दो से, एक मैंने एफ ऑफ जेड वन ले लिया, एक मैंने एफ ऑफ जेड टू ले लिया, टू या टू से ज्यादा वैल्यू हमें मिल जाए, एक जेड नोट के कोरस्पोंडिंग अगर फंक्शन की दो या दो से ज्यादा वैल्यू मिल जाए, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इस एफ को हम क्या कहेंगे, मल्टी वैल्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे, मल्टी वैल्यूड। मैंने क्या बताया, इस जेड नोट के, अगर हो सकता है बहुत सारे ऐसे जेड नोट हो जिसके कोरस्पोंडिंग दो या दो से ज्यादा वैल्यू मिल जाए, हमें अगर एक भी ऐसा जेड नोट मिल गया जिसके कोरस्पोंडिंग दो या दो से ज्यादा हमें क्या मिल रही है, डब्ल्यू प्लेन में वैल्यू मिल रही है, तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अगर हमें एक ही वैल्यू मिल रही है इस Z1 के कोरस्पोंडिंग, मान लेते कि हर Z1 मतलब कोई भी यहाँ से डोमेन से एलिमेंट उठाए उनके कोरस्पोंडिंग एक ही वैल्यू मिल रही है, तो हम उनको बोलेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अगर अपने पास है Z1 के कोरस्पोंडिंग सिंगल वैल्यू मिल रही है तो इसको बोलेंगे सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड। और अगर इस एफ ऑफ Z1 के कोरस्पोंडिंग हमें दो तीन वैल्यू मिल रही है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। आगे बात समझ में, तो इसको बोलेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इतना क्लियर हो गया है भाई। ठीक है, अब लिखो इसकी डेफिनेशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सिंगल वैल्यूड, दोबारा फिर बता देती हूँ, सिंगल वैल्यूड क्या होता है, डोमेन का एक एलिमेंट उठाया और उसके कोरस्पोंडिंग इमेज भी हमें एक ही एलिमेंट मिली, तो उसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और अगर अपने पास डोमेन का एक एलिमेंट उठाया जेड प्लेन से, डोमेन क्या होगी, जेड प्लेन होगी, जेड प्लेन से अगर कोई पॉइंट उठाया उसके कोरस्पोंडिंग हमें इमेज दो या दो से ज्यादा मिल रही है, दैट इज कॉल्ड द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्लियर हो गया, इमेज अगर एक के कोरस्पोंडिंग हमें दो या दो से ज्यादा इमेज मिल जाएगी मल्टी वैल्यूड, और एक के कोरस्पोंडिंग एक ही इमेज मिल रही है, दैट इज कॉल्ड द सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। ठीक है, अब लिखो इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन लिखो भाई, मल्टी वैल्यूड फंक्शन आर दूज फंक्शन, आर दूज फंक्शन which have two or more two or more two or more than two value, more than two value of W corresponding to सिंगल वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, हमें सिंगल वैल्यू ऑफ जेड के कोरस्पोंडिंग दो या दो से ज्यादा अगर डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाती है तो उन फंक्शंस को हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जैसे हमें एग्जांपल में लिखोगे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 लिख लो, या फिर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड की पावर 1/2 लिख लो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड की पावर 1/2
3 लिख लो। ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। ये क्या करेंगे, मतलब एक सिंगल वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें 2 या 2 से, इसमें कितने मिलेंगे 2, इसमें 3, इसमें भी 2, ठीक है, आयोटा और माइनस आयोटा। क्लियर हो गया भाई, मल्टी वैल्यूड क्लियर हो गया क्या होता है, ठीक है। चलें आगे, चलो अब हमें करना है ब्रांच। क्या करना है हमें, ब्रांच। अब अपने पास आता है ब्रांच। ब्रांच भाई क्या होता है, जैसे मेरे पास अभी मैंने आपको बताया कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा, कोई ना कोई मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। देखना एक मिनट, जैसे अभी समझा रही हूँ, ये लिखना नहीं है। कलेक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, जैसे मेरे पास मैंने कर लिया कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 1/2, ठीक है भाई। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसको लिख सकते होंगे ना, आर ई की पावर आयोटा थीटा की पावर 1/2। लेकिन ये तो क्या होता है अपने पास, पीरियोडिक होता है, पीरियड कितना होता है 2 पाई आयोटा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, आर की पावर 1/2 ई की पावर 2n पाई प्लस थीटा, और ये आयोटा, और इसकी पावर कितनी होगी 2, लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं, आर की पावर 1/2, और इसको लिख दूँ मैं ई की पावर आयोटा थीटा बाय 2 ई की पावर आयोटा n पाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे अलग से लेगी, इसके नीचे अलग से लेगी, ये वाला अलग कर दिया, बेस सेम है तो पावर अलग अलग हो जाती है। इतना क्लियर, ठीक है। क्या इसको लिख सकती हूँ, आर की पावर 1/2 आयोटा थीटा बाय 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ऑफ एन पाई प्लस आयोटा साइन एन पाई। ये तो हमेशा जीरो रहेगा, ये तो जीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। यहाँ पे अपने पास इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या फिर क्या होगी -1 होगी। तो मैंने क्या कर दिया, एक तो बनेगा आर की पावर ई की पावर आयोटा थीटा बाय 2, ठीक है, और एक अपने पास क्या बनेगा, आर की पावर 1/2 ई की पावर आयोटा थीटा बाय 2, ठीक है। एक अपने पास क्या होगा, हमने क्या किया, एन पाई क्या कर रहे हैं इसके अंदर, कोस एन पाई, ये तो अपने पास जीरो ही हो जाएगा, साइन की वैल्यू +-1 हो जाएगी, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा और -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसको नाम दे दिया मैंने f1z, और इसको नाम दे देते हैं f2z, इसको नाम दे दिया f2z। तो अपने पास कितने मिल गए भाई, 2 मिल गए, एक z के कोरस्पॉन्डिंग f1 और f2 अपने पास क्या मिल गई, 2 वैल्यूज मिल गई, 2 वैल्यूज मिल गई w के अंदर, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मल्टी वैल्यूड, क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में f1 और f2, इन्हीं को बोलते हैं ब्रांच, दैट इज कॉल्ड द ब्रांच। f1 और f2 इसकी 2 ब्रांच होगी। जो ब्रांच होती है ना वो सिंगल वैल्यूड होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल वैल्यूड। एक तरह से देखें, मल्टी वैल्यूड जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ब्रांचेज होता है, ठीक है। ईच ब्रांच वही होती है जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ब्रांच। तो इसके अंदर ये जो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 1/2 है, तो ये अपने पास 2 सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि इस जो एफ ऑफ जेड है उसकी 2 ब्रांच है। कौन कौन सी ब्रांच है, f1 और f2। f1 की वैल्यू ये है और f2 की वैल्यू ये है, ये 2 क्या है, ब्रांच है इसकी। क्लियर हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट ये लिखना है, ये एग्जांपल एक बार फिर समझा देती हूँ। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर कितना दे रखा, 1/2। मैं जेड को क्या लिख सकती हूँ, आर ई की पावर आइटा थीटा, उसकी पावर 1/2। आर की पावर 1/2 ये तो पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो 2n पाई प्लस थीटा लिख दूँ, ठीक है। ई की पावर आइटा थीटा बाय 2 ई की पावर आइटा n पाई, आर की पावर 1/2 ई की पावर आइटा थीटा, इसको कोस n पाई प्लस आइटा साइन n पाई, इसकी वैल्यू +-1 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक f1 मिल गया, एक f2 मिल गया, और ये अपने पास क्या होगी, ब्रांच हो। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, ब्रांच। एक एग्जांपल और समझा देती हूँ, नेक्स्ट और देखो, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ले लिया जेड की पावर 1/3, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर क्या हो जाएगी 1/3। क्लियर, क्या इसको लिख सकती हूँ मैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा की पावर 1/3। क्या इसको लिख सकती हूँ, आर की पावर 1/3 ई की पावर 2n पाई प्लस में थीटा
और आयोटा की पावर 3। क्या इसको लिख सकते हैं r की पावर 1/3 e की पावर आयोटा थीटा बाय 3 और e की पावर आयोटा 2n पाई बाय 3। इसकी कितनी वैल्यू होगी अपने पास? 2n पाई बाय में 3। इसकी कितनी वैल्यू होगी अपने पास? इसकी 3 वैल्यू आएंगी। कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? 3, e की पावर z की पावर 1/2 की। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0, e की पावर 0 तो अपने पास क्या आ जाएगा? e की पावर 0, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? एक वैल्यू तो आ जाएगी 1। ठीक है, एक मैंने n की जगह क्या रख दिया? मैं 3 ही रख देती हूँ। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई। तो एक अपने पास ये तो आ ही गया है, 0 से हो गया। अगर यहाँ पे हम 2 n की जगह मैंने 1 रख दिया तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाय 3। कोस करेंगे पाई बाय 3, कोस पाई, पाई माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस करेंगे तो माइनस पाई बाय 3 और प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। यही होगा ना। कोस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है भाई? अच्छा, ये तो ओमेगा बनेंगे, इसके तो बनेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके तो बनेंगे, इसकी 3 वैल्यू कौन कौन सी आएगी? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यही आएंगे 3 वैल्यू। तो ये 3 वैल्यू से अपने पास क्या होगा? एफ, तो इसको ये लिख दो, एक F1 हो जाएगा, एक F2 हो जाएगा और एक F3 हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड क्या हो गया? उसके अंदर अपने पास कितने फंक्शन हो गए? F1, F2 और F3। 3 फंक्शंस हो गए, F1, F2, F3, 3 फंक्शंस हो गए। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी? इन्हीं को बोलते हैं ब्रांच। F1, F2, F3 ये क्या है? ब्रांच है भाई अपनी। ये क्या होंगे? ब्रांच। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्रांच क्या होती है। अब ब्रांच की लिखनी है डेफिनेशन। ब्रांच समझ में आया? इनको क्या बोलते हैं? जितने भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन की जो कलेक्शन होती है ना, उन सारे के सारे सिंगल वैल्यूड फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं उस एफ ऑफ जेड की। एफ ऑफ जेड के लिए 3 ब्रांच रहेगी। क्लियर? और डेफिनेशन भी कुछ इसी टाइप की है। अब अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, देखो ब्रांच क्या है? ब्रांच, if f of z is multi-valued फंक्शन। ये कह रखा है f of z is multi-valued फंक्शन होगा। multi-valued फंक्शन डिफाइंड, जो डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन डोमेन डी, डोमेन डी पे, डोमेन डी पे डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन एन डोमेन डी, then branch is single valued function which is defined on subdomain d dash of d। ठीक है, सबडोमेन ऑन सबडोमेन d डैश ले ली हमने d की। ठीक है, एफ ऑफ जेड एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड है किसी डोमेन d पे। देन ब्रांच इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो डिफाइंड होगी सब डोमेन ऑफ d। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? दैट इज कॉल्ड द ब्रांच। क्लियर है? अब अपने पास आता है ब्रांच पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट, ठीक है, ब्रांच पॉइंट वे पॉइंट होते हैं जहां पे आप उस फंक्शन का क्या लोगे? डेरिवेटिव लोगे। जैसे मैंने यही कर लिया, यही ले लेते हैं एफ ऑफ जेड, जेड की पावर 1/2। आपको क्या लेना है? इसका डेरिवेटिव लेना है। एफ डैश जेड, कोई भी फंक्शन दे रखा उसका डेरिवेटिव ले लो और वो अपने पास हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो क्या होगा? 1/2 पावर आगे और पावर में से 1 माइनस। तो अब देखना है इसके डेरिवेटिव की सिंगुलरिटी कहाँ पे है, इसके डेरिवेटिव की सिंगुलरिटी कहाँ पे है? दैट इज कॉल्ड द ब्रांच पॉइंट। तो यहाँ पे 0 पे दिक्कत है, तो z इज इक्वल टू 0 इज ब्रांच पॉइंट। ये क्या होगा भाई? ब्रांच पॉइंट होगा। क्लियर होगा? तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0। मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, एफ ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। कुछ भी ले सकते हो, 1/3 ले लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है,
तो ब्रांच जो पॉइंट होगा एक भी हो सकता, दो भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब इसका तुम्हें क्या लेना है, डेरिवेटिव। क्या होगा, 1/2 जेड स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और 2 ऑफ जेड। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चाहे ना भी फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं। हमें तो ये देखना सिमिलरिटी कहाँ पे है, जेड प्लस माइनस आयोटा पे सिमिलरिटी दे रहा है ये, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इज ब्रांच पॉइंट। समझ में आई भाई, ये क्या है, ब्रांच पॉइंट। मुझे तो सबसे इजी वे यही लगता है ब्रांच पॉइंट निकालने का। नेक्स्ट अपने पास आता है थर्ड पॉइंट। मैंने ले लिया एफ ऑफ जेड, लेट अस सपोज दैट log z, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू log z। इसका डेरिवेटिव लो भाई, एफ डैश जेड लोगे 1 बाय में जेड आ जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है, सिमिलरिटी दे रहा है, तो इज, इसको बोलेंगे ब्रांच पॉइंट। जेड इज इक्वल टू 0 इज ब्रांच पॉइंट। क्लियर हो गया भाई, आपको डेरिवेटिव लेना है और आपको देखना है कि इसका डेरिवेटिव कहाँ पर सिमिलरिटी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द ब्रांच पॉइंट। क्लियर हो गया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ब्रांच पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने पहले आपको मल्टी वेरिएबल, पहले मैंने मल्टी वैल्यूड फंक्शन बताया। मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, आप डोमेन का एक कोई भी एक पॉइंट लेके चलोगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग इमेजेस 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए, दैट इज कॉल्ड द मल्टी वेरिएबल मल्टी वैल्यूड फंक्शन। फिर हमने किया ब्रांच क्या होती है। ब्रांच मैंने कहा कि एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन की बहुत सारे सिंगल वैल्यूड फंक्शन की, मल्टी वैल्यूड फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ऑल सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज आज कॉल्ड द ब्रांच। ठीक है, फिर हमने किया ब्रांच पॉइंट क्या होता है। आप क्या करो, डेरिवेटिव ले लो और उसका डेरिवेटिव जिन पॉइंट पे सिंगुलरिटी दे रहा है, ऑल पॉइंट्स आर द ब्रांच पॉइंट। क्लियर हो गया है भाई, इनको क्या बोलेंगे हम, ब्रांच पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा अपने पास ब्रांच पॉइंट के अंदर एक चीज और जो डेफिनेशन है वो ये तो था, मतलब क्वेश्चन अगर आ जाए ब्रांच पॉइंट निकालने तो कैसे ब्रांच पॉइंट आपको निकालने हैं। ठीक है, वैसे अपने पास ब्रांच पॉइंट क्या होते हैं, अगर हमने बाय डेफिनेशन जाना है तो ब्रांच पॉइंट होते क्या हैं, आपके पास कोई भी जो ब्रांच पॉइंट 0 जैसे ब्रांच पॉइंट है, आप क्या करोगे, एक सर्कल ले लिया, ठीक है, इस 0 के अबाउट। ठीक है, f1z की वैल्यू आ गई यहाँ पे f1z। फिर आप क्या करोगे, दोबारा फिर इसको इसी के अबाउट रोटेट करोगे और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कैसे, जैसे हमने किया था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 1/2। मैंने यहाँ पे लिखा था कि जेड की दो वैल्यू आई थी, एक तो f1 और एक f2, यही आई थी अपने पास, एक तो f1 आई थी और एक f2 आई थी। वहाँ पे अपने पास एक बार मैंने रखा वहाँ पे पाई और एक बार, जैसे मैंने एक सर्कल पूरा किया तो पाई पे वैल्यू आई थी, दूसरा सर्कल पूरा करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 पाई, 3 पाई पे फिर -1 आ जाएगी, 4 पाई पे 3 पाई 4 पाई, यानी कि हम z इज इक्वल टू 0 के अबाउट एक पूरा सर्कल लगाते हैं तो ये अपने पास पाई पे वैल्यू, जैसे ही मैं 2 पाई का एक सर्कल पूरा करती हूँ तो दोबारा क्या आ जाता है, f2, यानी कि फंक्शन की वैल्यू, अगर हमने एक रोटेशन कंप्लीट किया, दूसरे रोटेशन में फंक्शन की वैल्यू इंटरचेंज हो रही है या चेंज हो रही है, इंटरचेंज भी छोड़िए, चेंज हो रही है। जैसे इस पे अपने पास क्या आएगी, f1 की वैल्यू पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चलती रहेगी, यानी कि इसमें तो इंटरचेंज हो रही है। हो सकता है अगर इनफाइनाइट अपने पास पॉइंट होंगे तो उसमें क्या होंगे, हर बार चेंज होगी वैल्यू। तो या तो फंक्शन की वैल्यू इंटरचेंज होती रहे या फिर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाए, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, ब्रांच पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रांच पॉइंट बोलेंगे। क्लियर होगा, जैसे यहाँ पे एक सर्कल पूरा करोगे तो f1 वैल्यू देगा और दूसरी बार अगर कोई फंक्शन पूरा करोगे तो तुम्हारे पास क्या देगा, f2 देगा। ब्रांच पॉइंट इज ए पॉइंट z इज इक्वल टू 0 अबाउट विच ओमेगा वी मेक ए रोटेशन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेंज। ठीक है, अगर अपने पास एक रोटेशन कंप्लीट किया, मैं दूसरा रोटेशन लूं तो यहाँ पे f1 की वैल्यू थी और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए, f2 आ जाए, फिर तीसरा रोटेशन लूँ कोई f3 आ जाए या फिर f1 की वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए, यानी कि पहले f1 f2 f1 f2 ऐसे चेंज होनी स्टार्ट हो जाए, तो z इज इक्वल टू 0 के अबाउट ले रहे हैं तो z इज इक्वल टू 0 जो रहेगा वो अपने पास ब्रांच पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, निकालना आपको क्वेश्चन कैसे निकालने हैं, जैसे मैंने बताया डेरिवेटिव रखो आप और डेरिवेटिव जहाँ पे सिंगुलरिटी देगा वो सारे के सारे ब्रांच पॉइंट होंगे। डेफिनेशन से समझना है तो ये होता है जिस भी पॉइंट के अगर हम अराउंड कोई भी रोटेट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू अपने पास चेंज होती रहे तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड द ब्रांच पॉइंट।
किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आप रोटेशन लो, और अगर वहां फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, कभी f1 की आ रही है, कभी f2 आ रहा, कभी f3 आ रहा है, या फिर f1 f2 f1 f2 ऐसे रिपीट हो रही है, मतलब इंटरचेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ ब्रांच पॉइंट। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, नेक्स्ट है ब्रांच पॉइंट हो गया है, ब्रांचेज हो गया है। तो नेक्स्ट अपने पास क्या रहेगा? नेक्स्ट अपना रहेगा दो पॉइंट और लिख लो। पहला पॉइंट है ब्रांच पॉइंट, नेक्स्ट लिखो ब्रांच पॉइंट इज ए टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। सेकंड लिखो ब्रांच पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ब्रांच पॉइंट, नेक्स्ट लिखो ब्रांच पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ discontinuous, point of discontinuous where function is discontinuous, branch point is a point where function is discontinuous। ठीक है, ये अपने पास क्या होंगे, यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है भाई, एक मिनट। नेक्स्ट अपना क्या है, ब्रांच कट, ब्रांच कट। ब्रांच कट क्या होता है अभी? ब्रांच कट जो होता है फंक्शन को मल्टी वेरिएबल मल्टी वैल्यूड होने से रोकता है, बस और कुछ नहीं करता। ब्रांच कट क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है फंक्शन के ऊपर की मल्टी वैल्यूड ना हो। जैसे अपने पास मैंने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 1/2 लिया, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आई थी एक तो f1 की और एक f2 की। f1 की वैल्यू सॉरी, f1 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, r की पावर, यानी कि एक तो पाई आया था और एक अपने पास आया था -पाई, ऐसे ही आया था ना। तो इसके अंदर अपने पास क्या हुआ था, फंक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मुझे पता है एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, अगर दूसरा रोटेशन लूंगी तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, 2 पाई पे आ जाएगी, यानी कि दूसरा रोटेशन लूंगी तो मल्टी वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा अपने पास मल्टी वैल्यूड। तो ये जो लाइन लगा दी ना मैंने, ये जो लाइन लगा दी, दैट इज कॉल्ड द ब्रांच कट, इसको बोलेंगे ब्रांच कट। यानी कि फंक्शन को मल्टी वैल्यूड होने से जो रोकती है वो लाइन और वो कर्व, वो लाइन या फिर वो कर्व जो फंक्शन को मल्टी वैल्यूड होने से रोकती है, दैट इज कॉल्ड द ब्रांच कट। ठीक है, ये अपने पास क्या रहेगा, ब्रांच कट। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, यही लिया था। तो यहाँ पे अपने पास एक तो आयोटा को दिक्कत है, एक माइनस आयोटा को, ये माइनस आयोटा और ये आयोटा, ये मैं लेती हूँ तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बाहर से जब रोटेशन लूंगी तो मुझे पता है कि रोटेट होता जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड। तो हमें क्या लेने पड़ेंगे इसके, इसका हमें, एक मिनट भाई, मार्कर ही नहीं चल रहा। ये ले लिया मैंने, ये मेरे पास आयोटा है और ये मेरे पास माइनस आयोटा है। एक तो अपने पास में ये वाली लाइन, ठीक है, एक तो ये वाला हो गया ब्रांच कट, इसको बोलेंगे ब्रांच कट। ये अगर मैंने लगा दिया तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा, घूमने ही नहीं देगा, यहाँ तक आएगा बस। तो यहाँ से इसको क्रॉस नहीं करेगा तो ये मल्टी वैल्यूड नहीं बनेगा। क्लियर होगा? दूसरा इसका एक तो ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा भाई, दूसरा ये मेरे पास आयोटा है और ये मेरे पास माइनस आयोटा है। दूसरा अपने पास एक तो मैं ये ले लूं और ये, एक तो अपने पास ये जो लिया है मैंने, ये ब्रांच कट होगा
और एक अपने पास ये ब्रांच कट होगा, इसके दो ब्रांच कट होंगे। क्लियर हो गया। अगर अपने पास यही वैल्यू अगर ऐसे आ जाता एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, तो अपने पास क्या होंगे भाई, ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास -1 हो गया। एक तो अपने पास ब्रांच कट ये होगा भाई, और एक अपने पास ये मैंने -1 लिखा, ये 1, तो एक अपने पास ब्रांच कट ये होगा। समझ में है, दो ब्रांच कट हो जाएंगे, एक तो ये वाला ब्रांच कट होगा, एक दिस और दिस ये ब्रांच कट होगा। अगर मैं ये लगा दूंगी तो भी अपने पास क्या नहीं होगा, फंक्शन मल्टी वैल्यूड नहीं होगा, और ये लगा दूंगी तो भी फंक्शन क्या नहीं होगा, मल्टी वैल्यूड नहीं होगा। सिमिलरली दिस एंड दिस आर ब्रांच कट, सिमिलरली दिस इज एन ब्रांच कट। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। तो ये अपने पास क्या है, इसके ब्रांच कट है, ठीक है, ब्रांच कट होंगे। हमें लिखनी है अब ब्रांच कट की डेफिनेशन। ब्रांच कट, ब्रांच कट क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है किसको, मल्टी वैल्यूड फंक्शन को, यानी कि फंक्शन को मल्टी वैल्यूड होने से रोकता है। ब्रांच कट का काम क्या है कि फंक्शन को मल्टी वैल्यूड होने से रोकना। क्लियर हो गया भाई, ठीक। एक हमने ना अभी तक फाइनाइट ब्रांचेज की बात की है। एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड, ये टॉपिक खत्म हो गया, बस मुझे एक एग्जांपल करवाना है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में लॉग जेड, लॉग जेड की कितनी ब्रांचेज होती है, इनफाइनाइट ब्रांच होती है भाई। और लॉग जेड जो रहेगा उसके ब्रांच कट कितने होंगे, इनफाइनाइट ब्रांच कट होंगे, इनफाइनाइट ब्रांच कट। बट प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल ब्रांच कट कितने होते हैं, ब्रांच कट होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं, जैसे अपने पास log z ले लिया हमने, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। एक तो ये वाला जो होगा ना भाई, ये अपने पास क्या होगा, इसका प्रिंसिपल ब्रांच कट होगा। दूसरा इसका कौन सा ब्रांच कट होगा, ये वाला जो रहेगा ना इसका, ये और ये दो जो रहेंगे ये प्रिंसिपल ब्रांच कट होते हैं। यहां से स्टार्ट कर लो, ये भी इसका प्रिंसिपल ब्रांच कट होगा, ये भी इसका, सॉरी ये प्रिंसिपल नहीं होगा, प्रिंसिपल एक ये होगा, देखिए ये भी ब्रांच कट होता है, ये भी ब्रांच कट, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो इस तरह से इनफाइनाइट ब्रांच कट होते हैं। इस log z की इनफाइनाइट ब्रांचेज होती है, लेकिन प्रिंसिपल ब्रांच कट जो होते हैं इसके एग्जैक्टली 2 होते हैं। तो ऐसे भी फंक्शन हैं जिनके फाइनाइट ब्रांच होती है, ऐसे भी फंक्शन हैं जिनके इनफाइनाइट ब्रांच होते हैं। जैसे मैंने z की पावर 1/2 लिखा है, इसकी कितनी ब्रांच निकली थी अपनी, 2 होंगी। z की पावर 1/3 लिखा, इसकी कितनी होंगी भाई, 3 होगी। z की पावर 1/n लिख दूंगी तो इसकी n ब्रांच होगी, n क्या होगी, ब्रांच होगी, ठीक है भाई, इसकी n ब्रांच होगी। क्लियर हो गया है। तो log z की कितनी ब्रांच होती है, log z की इनफाइनाइट ब्रांच होती है। log z की कितनी ब्रांच होती है भाई, इनफाइनाइट ब्रांच होती है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है आज जो मेन टॉपिक था अपना, एक बार पूरा का पूरा बता देती हूँ दोबारा कि हमने क्या क्या पढ़ा है ब्रांच में। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। अब पूरा अच्छे से ध्यान से सुन लो। मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जब एक ही डोमेन का कोई एक पॉइंट उठाए और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होंगे वो अपने पास एक से ज्यादा हो जाए। सॉरी, मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, आप डोमेन से एक पॉइंट उठाओगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू रहेगी वो 2 या 2 से ज्यादा रहेगी, 2 और मोर जो वैल्यू रहेगी, अगर ऐसा हो तो उसको बोलेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन है तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन के ऊपर फिर आता है कि ब्रांच क्या होती है। अब अपने पास एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है एफ ऑफ जेड, उसके कोरस्पॉन्डिंग F1 F2 F3 हमें इस तरह के पता नहीं कितने 2 मिल रहे हैं या 2 से ज्यादा मिल रहे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन मिल रहे हैं। उन सिंगल वैल्यूड फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन को अब हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ब्रांचेज is called a multi-valued function. Collection of branches is called a multi-valued function. क्लियर हो गया। फिर अपने पास आता है कि ब्रांच
ब्रांच हो गया। ब्रांच पॉइंट क्या होते हैं? ब्रांच पॉइंट आप कैसे निकालोगे? जो भी आपको फंक्शन दे रखा है, जो भी आपको मल्टी वैल्यूड फंक्शन दे रखा है, उसका आप डेरिवेटिव लो और डेरिवेटिव की चेक करो सिंगुलरिटी कहाँ कहाँ है, दैट इज कॉल्ड द ब्रांच पॉइंट। वैसे ब्रांच पॉइंट ये होता है कि कोई एक पॉइंट z इज इक्वल टू में a ले लो, वो अपने पास ब्रांच पॉइंट होगा। अगर उसके बाहर से अगर हम रोटेशन स्टार्ट करें और फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाए, दैट इज कॉल्ड द ब्रांच कट। ठीक, ब्रांच पॉइंट। अब हमें बताना है ब्रांच कट क्या होता है। ब्रांच कट होता है जो एक फंक्शन को मल्टी वैल्यूड होने से वो लाइन और करो, क्या लिखोगे? अलाइन और करो, मैंने डेफिनेशन में शायद लिखवाया नहीं, अलाइन और करो विच रिस्ट्रिक्ट द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अलाइन और करो, उसमें ऐड कर लो डेफिनेशन में, अलाइन और करो विच रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन इज मल्टी वैल्यूड। फंक्शन को मल्टी वैल्यूड होने से जो लाइन और करो रोकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ब्रांच कट। क्लियर हो गया भाई? उसको बोलेंगे ब्रांच कट। अब अपने पास आता है कि जो ब्रांचेज होती है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। अगर फाइनाइट ब्रांचेज की बात करें तो z की पावर 1/2 ले लो, z की पावर 1/3 ले लो, z स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 ले लो, z स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 ले लो, ठीक है। और अगर अपने पास इनफाइनाइट ब्रांच की बात करें तो log z ले सकते हो आप। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या ले लो? log z। इसकी ब्रांच जो रहेगी वो कितनी रहेगी? इनफाइनाइट ब्रांच रहेगी, ठीक है भाई। क्लियर है? आज ये ब्रांच टॉपिक, अपना ब्रांच पॉइंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब रह गया कॉम्प्लेक्स टेबल, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक रह गए, 20 मिनट की एक वीडियो और आएगी और ये यूनिट अपनी खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू।